एग्जाम जो है वो अच्छा ही जाएगा, बढ़िया जाएगा, है ना। बी कॉन्फिडेंट ऑन यू। और पर्टिकुलरली मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए, और वो ये सजेशन है कि जो भी चैप्टर्स करो ना बेटा, वो पूरा कंफर्म करो, मैंने अच्छे से करो। ये नहीं कि थोड़ा ये चैप्टर कर लिया, थोड़ा वो भी कर लिया, थोड़ा उसमें से पढ़ लिया, थोड़ा उसमें से पढ़ लिया, तो क्या होगा ना, जैसे मान लो, जैसे एक चैप्टर किया तो कम से कम उस चैप्टर का तो हो गया ना कि इसके क्वेश्चन अगर आएंगे तो मेरे से नहीं छूटेगा। तो यही होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही तैयारी करनी चाहिए कि जो भी चैप्टर्स करे वो अच्छे से कर ले, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पर आपको ज्यादा फोकस करना है ना। आपको भी पता होता है कि भाई क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, या स्कूल के टीचर ने बताया होगा कि क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो उस हिसाब से आप अपने करिकुलम को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। बच्चे आएंगे तो जोड़ेंगे, और लेट मी फिनिश, कोई भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसको कंप्लीट करने दीजिए। मैं खुद ही आपसे पूछता हूँ कि आपको कोई डाउट है जैसे, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हो सकता है इन बिटवीन लेक्चर के ही वो डाउट आपका क्लियर हो जाए, फिर भी आपको फील होता है कि नहीं हमारे डाउट जो है क्लियर नहीं हुए, तो यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी। और मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि डाउट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। जो चीज हम नहीं जानते वो मेरे लिए बड़ी होती है, जो चीज हम जानते हैं वो हमारे लिए छोटी होती है, सिंपल सा फंडा है। तो डाउट पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए कि पता नहीं आसान क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। आसान और इजी का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते बेटा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए ही थे। आज उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और द नेक्स्ट पार्ट है अपरेंट वेट ऑफ अ पर्सन इन लिफ्ट एंड एलिवेटर, ठीक है ना। अपरेंट वेट में यहाँ पे वर्ड ये है कि कोई भी पर्सन लिफ्ट में अप एंड डाउन जब होता है या वो एसिलरेट करता है, तो उसका जो वेट है वो कम ज्यादा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप झूला भी झूले हो गए, है कि नहीं। प्रदर्शनी वगैरह में क्या होगा, झूला झूले हो गए, तो क्या होता है ना, जब झूला नीचे से ऊपर जाता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आता है तो आपको लगता है कि बिल्कुल मेरा बॉडी जो है एकदम कमजोर पड़ गया, असहाय हो गया है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ठीक है प्रगति। मैं आता हूं अभी क्लास के बाद, जो है आपको जब लास्ट में डाउट के लिए दूंगा टाइम, तब आप पूछ लेना। तो ऐसा क्यों होता है कि नहीं, क्योंकि ये अपरेंट वेट, कब हमारा वेट क्या होता है, कोई भी पर्सन है, कोई भी मैन है या कोई भी आदमी है, तो एक तो उसका होता है बेटा रियल वेट, है ना। रियल वेट कह लो, तो रियल वेट क्या होता है, रियल वेट भी कह सकते हो बेटा, या उसको क्या बोल सकते हो, एक्चुअल वेट भी बोल सकते हो, है ना। किसी भी पर्सन या किसी भी बॉडी का जो रियल वेट होता है वो क्या होता है, mg, मास इनटू ग्रेविटी, है ना। और वेट की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है बेटा, डाउनवर्ड होती है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की वजह से किसी भी चीज का वेट है ना। तो किसी भी चीज का रियल वेट होता है mg। जैसे अभी आप हो ना, आपका वेट कितना है, mg। बट आपके ऊपर कुछ सिस्टम का ऐसा सरकमस्टांसेस हो गया, सिस्टम के अंदर आप हो, और सिस्टम कुछ ऐसा एडिशनल काम कर दिया जिसके वजह से आपकी ये वेट क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है, ड्यू टू द सिस्टम। आप अर्थ पर हैं, ग्राउंड पर हैं, तब तो आपका वेट mg लग रहा है, बट आप एक सिस्टम में बैठे हुए हैं तो सिस्टम का कुछ एडिशनल फोर्स आप पर लग जा रहा है, और उस एडिशनल फोर्स लगने की वजह से आपकी वेट क्या हो जा रही है, कम या ज्यादा हो जा रही है। तो यही है एपरेंट, उसी को बोलते हैं एपरेंट। एपरेंट का मतलब हमको महसूस हो रहा है, मेरा रियल वेट तो mg ही है, लेकिन हमको महसूस इतना हो रहा है जो मेरे रियल से शायद डिफरेंट है। वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। जैसे आप प्रदर्शनी में जो झूले पे बैठे रहते हो तो आपकी वेट कम ज्यादा हो जाती है सिचुएशनल, क्योंकि आपके ऊपर झूले का एक एडिशनल फोर्स लगता है आपके ऊपर। तो नीचे से जब ऊपर जाते हो तो आपकी वेट बढ़ जाती है, ऊपर से जब नीचे आते हो तो आपकी वेट घट जाती है। दैट इज ड्यू टू एसिलरेशन ऑफ द, नीचे से ऊपर जाते हो तो एसिलरेशन की झूले की डायरेक्शन किधर होती है, अपवर्ड। ऊपर से नीचे आते हो तो एसिलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड। तो दैट्स वाई हमारे ऊपर क्या हो, एक एडिशनल फोर्स लग रहा है, और उस एडिशनल फोर्स की वजह से मेरी वेट क्या हो रही है, कम ज्यादा हो जा रही है। तो रियल वेट तो mg है, कभी भी किसी भी बॉडी के रियल वेट के बारे में बात करेगा बेटा तो रियल वेट इज mg। अपरेंट वेट के बारे में बात करेगा तो मान लो एक लिफ्ट है बेटा, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, यही शॉर्टकट में याद रखना, इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मान लो ये लिफ्ट है बेटा, ठीक है ना, और इसमें एक पर्सन जो है खड़ा है, ठीक है। तो पर्सन का रियल वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा, और वो कितना लगेगा, mg। लेकिन ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और कितने से एक्सीलरेशन हो रहा है, उसका a से एक्सीलरेशन हो रहा है। मतलब
लिफ्ट पर्सन तो लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस पर्सन का जो एपरेंट वेट हो जाएगा, मैं एपरेंट वेट को यहाँ पे आर से इंडिकेट कर रहा हूं, यहां जो एपरेंट वेट में इंडिकेट कर रहा हूं दैट इज आर। तो यहां पर उसकी आर जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम जी तो लगेगा ही, प्लस में उसके ऊपर क्या लगेगा, एम जी प्लस एम ए। अगर वो नीचे से ऊपर जा रही तो उसका वजह भी है जो हम शायद आपको नेक्स्ट जब डिटेल में आपको बताएंगे तो बताएंगे आप। लेकिन आपको इतना याद रखना, एम ए किस, एम जी तो उसका लग ही रहा है, साथ में उसको एम ए क्यों लग रहा है, ड्यू टू द एसिलरेशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के एसिलरेशन की वजह से उस पर्सन पर एक एडिशनल फोर्स भी लग जा रहा है। तो यहां पर आप m कॉमन ले लो तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए, दैट इज द एपरेंट वेट ऑफ द पर्सन। तो उसकी एपरेंट वेट यहां पर बढ़ जा रही कि घट जा रही है बेटा, कोई बताएगा मुझे, रियल से एपरेंट वेट ज्यादा है या कम है? सर बढ़ हाँ? जाएगी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आप mg उसका रियल वेट है, समझ रहे हो बेटा, mg इज द रियल वेट, लेकिन साथ में आप क्या कर रहे हो, ma और जोड़ रहे हो, तो पर्सन की एपरेंट वेट क्या हो जा रही है, उसके रियल से ज्यादा है। यानी इस कंडीशन में उसका जो एपरेंट है उसके रियल से ज्यादा है। समझ रहे हो बेटा बात। सिमिलरली सिमिलरली अगर मान लो पर्सन खड़ा हुआ है, ये क्या है बेटा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक लिफ्ट जा रही है, और कितने से जा रही है, ए से, ठीक है ना। सिमिलरली एक पर्सन खड़ा है, लेकिन इस कंडीशन में लिफ्ट क्या आ रही है, डाउनवर्ड, और कितने के एक्सेलरेशन से आ रही है, ए एक्सेलरेशन से आ रही है। पहला वाला कंडीशन मैंने लिया अपवर्ड का, दूसरा वाला मैंने लिया डाउनवर्ड का, तो एमजी तो उसका नीचे लगेगा ही। तो यहां पर जो अगर डाउनवर्ड से लिफ्ट एक्सीलरेट हो रहा है, ठीक है बेटा, तब उसका एपरेंट वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए, यानी एम जी माइनस एम ए कह लो। तो यहां पर उसकी एपरेंट वेट जो है रियल से कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है बेटा, कम हो रही है यहां पर डिक्रीज हो रही है। यानी इसीलिए आपको अच्छा लगता है। अगर आप भूल गए, मान लो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आप भूल गए कि यार पता नहीं प्लस करना था कि माइनस करना था, सपोज आप स्किप कर गए, आपको ये तो पता है कि भाई एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है, अब एग्जाम में आप भूल गए, तो आप झूला वाला सिस्टम को याद कर लेना। ये अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो अच्छा लगता है कि खराब लगता है, बताओ। अच्छा लगता है ना, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां से कब होती है बेटा, ऊपर से नीचे है। जब ऊपर से नीचे आते हैं। तो नीचे से ऊपर जब जाती है तो मास, उसका वेट बढ़ती है, ऊपर से नीचे जब आती है तो उसका वेट क्या होता है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। याद रहेगा ना सभी आदमी को, यस यस सर। जा रहा है ऊपर, बढ़ रहा है, आ रहा है नीचे, घट रहा है घट रहा घट है। रहा है। जाने वाली बढ़ रही है, आने वाली घट रही है, राइम हो गया ये, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। यस हाँ, अब देख लीजिए यहां पर, अभी भी मैं थर्ड कंडीशन ले रहा हूं बेटा, और थर्ड कंडीशन ले रहा हूं ये कि ये लिफ्ट तो है, बट ये लिफ्ट अभी स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब समझते हो बेटा, सर रुका इसके रुका हुआ। ना, तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सर एमजी mg ही लगेगा। अब उस पर एडिशनल फोर्स थोड़े, देखिए पर्सन पर एडिशनल फोर्स क्यों लग रहा था, लिफ्ट के एक्सीलरेशन की वजह से। यहां पे देखो बेटा, पर्सन पर जो एडिशनल फोर्स लग रहा था बेटा, वो क्यों लग रहा था, डेट इज द ड्यू टू लिफ्ट, लिफ्ट के एक्सीलरेशन की वजह से। आई विल डिस्कस इन डिटेल जब हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे, वो बाद की बात है। अभी मैं जब एक समरी टाइप का आपको बता दे रहा हूं कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका हो जाए, और हो जाएगा, इतना से हो जाएगा। तो आप लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहे थे, एक एडिशनल ए लग रहा है, चाहे ऊपर की तरफ जाने में, चाहे जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, जीरो होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पर उसका एपरेंट वेट है वो उसके रियल वेट के बराबर ही होगा, यानी यहां पर ना उसकी वेट कम होगी ना उसकी वेट ज्यादा। चलिए मैं फोर्थ कंडीशन ले रहा हूं, और फोर्थ कंडीशन ये ले रहा हूं बेटा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। चाहे क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड बोले, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लिफ्ट मूव करेगी ना, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोले, तब क्या होगा, कोई बता सकता है। लिफ्ट जो है ना बेटा, लिफ्ट है, लिफ्ट अब जा रही है, बट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में।
अच्छा, कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है बेटा, तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगता है? सर 0। ये हमेशा याद रखिएगा। कभी भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड भी कहेगा तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में है ना, यूनिफॉर्म स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्वेश्चन में दे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्वेश्चन में दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, चिपका मत दीजिएगा फटाक से। अगर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया रहेगा तो आपको पक्का पता है कि जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 लगता है। तो यहां पर बॉडी जो है भी वेलोसिटी से तो मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो, डजंट मैटर। चाहे वो नीचे आ रहा हो बेटा, डजंट मैटर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लगेगी लिफ्ट पर? 0। 0। तो 0 लगेगी तो कौन सा कंडीशन हो जाएगा? स्टेशनरी वाला सर वही कंडीशन ही R आ गया, mg। है ना? तो यहां पर भी पर्सन का वेट कितना लगेगा? R = mg। यहां पर भी ऊपर जा रही नीचे आ रही है, बट यहां पर भी r = mg लगेगा। क्वेश्चन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे तो समझ लीजिए अच्छा यूनिफॉर्म स्पीड, बेवकूफ बना रहा हमको। एक्सीलरेशन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ वैल्यू पढ़ते हैं, अच्छा 5 से ऊपर जा रहा है चिपका देते mg - mg+a। ये देखिएगा कि क्वेश्चन में 5 एक्सीलरेशन से जा रहा है कि 5 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, समझ गए यहां से? अब एक पांचवा कंडीशन है, 4 कंडीशन पढ़े हैं। एक तो ए से ऊपर जा रहा है, ए से नीचे आ रहा है, एक स्टेशनरी हो गया, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है। द फिफ्थ कंडीशन इज कि लिफ्ट का केबल टूट गया, कट हो गया। मान लो लिफ्ट था, ये समझ रहे बेटा, इसमें पर्सन था बेटा, लिफ्ट की केबल थी, आप देखे भी होंगे अपने फ्लैट व्लैट बिल्डिंग विल्डिंग में, रस्सी से बंधा होता है, रोप से। तो लिफ्ट की केबल क्या हुई, टूट गई। तो टूटने के बाद क्या होगा? अगर R लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी बेटा तो क्या होगा? सर वो जो डाउनवर्ड वाला था वही सेम लॉजिक लगेगा। अच्छा, डाउनवर्ड वाला लगेगा, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट क्या होने लगेगा? फ्री फॉल। क्या होने लगेगा? है ना? अब वो अर्थ की ग्रेविटी उसको खींचेगी ना, तो कोई भी चीज अर्थ की ग्रेविटी में अगर गिरती है तो किसका एग्जांपल है? फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है बताओगे कोई आदमी? ए बराबर जी होता है ना, यस सर। फ्री फॉल में ए बराबर जी होता है। तो मैं नीचे आने का अभी क्या पढ़ रहा था, आर इजिकल टू क्या होता है बेटा? mg - a। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या रखोगे? जी। जी रखोगे ना, तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम इंटू ए। आर इजिकल टू कितना हो जाएगा बताओगे कोई आदमी? फिर 0। 0। द पर्सन बिकम वेटलेस, वेट ही नहीं है। अब वैसे भी कोई भी चीज फ्री फॉल होगी ना बेटा तो वेटलेस होगा। जैसे आप छत से गिर रहे हो, आपका वेट कितना होगा? सर 0। 0। आप गिर रहे हो, हाँ, आप ग्राउंड से जैसे टकराओगे आपका वेट आ जाएगा, लेकिन गिरने के टाइम में आपका वेट नहीं रहेगा। फ्री फॉल हो रहे हो, फ्री फॉल का मतलब आपका एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। हाँ, तो लिफ्ट की केबल कट हो जाएगी तो 0। बात समझ में आ गई? तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कभी कभी लिफ्ट का आपका पर्सन का एपरेंट वेट न देके टेंशन इन केबल पूछा जाता है, ध्यान है ना? केबल जैसे मान लो, आगे चले बेटा, थोड़ा सा स्लाइड आगे बढ़ा, जैसे ये लिफ्ट दिया हुआ बेटा, ठीक है ना? तो मान लो कोई पर्सन है या पर्सन नहीं भी है, ओनली लिफ्ट है, कुछ भी हो सकता है, पर्सन दिया रहेगा तो पर्सन रखिएगा, लेकिन लिफ्ट है। अब लिफ्ट है और लिफ्ट ये केबल से जुड़ा हुआ है, तो इस केबल में क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ टेंशन होगा ना भाई, लिफ्ट उससे लटका हुआ है तो कुछ ना कुछ तनाव तनाव तो होगा। तो कभी कभी टेंशन पूछता है, तो टेंशन भी निकालने के लिए वही फॉर्मूला है, बस आर की जगह पर टी रख दीजिएगा। लेकिन यहां पर जो एम रखिएगा, जैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पूछेगा कि लिफ्ट में जो है केबल में कितना टेंशन डेवलप हो रहा है, तो वही फॉर्मूला लगेगा, आर इजिकल टू एम इंटू जी प्लस ए। लेकिन यहाँ पर मास क्या रखिएगा बेटा? किसका मास रखना होगा यहाँ पे? लिफ्ट का, लिफ्ट का। अगर पर्सन भी है इसमें तो दोनों का रखना पड़ेगा, क्योंकि केबल किसको लटकाया हुआ है? केबल किसको पकड़े हुआ है? लिफ्ट को भी पकड़े हुआ है, और पर्सन अगर है तो पर्सन भी है। लिफ्ट नहीं रहेगा, सॉरी पर्सन नहीं रहेगा तो ओनली लिफ्ट कर लीजिए। लिफ्ट और पर्सन है तो यहाँ पर दोनों का मास जोड़े, वही फॉर्मूला लगेगा सेम।
टेंशन भी निकालने के लिए अगर आ जाए फाइंड द टेंशन इन द केबल, तो यहां पर मैं जो फॉर्मूला बताया हूं यही लगेगा। यहां पर पर्सन का मैं अपेरेंट वेट निकालता हूं, यहां तो मास आप पर्सन का रखे हुए क्योंकि पर्सन का वेट पूछ रहा है ना। या स्केल दिया रहेगा कि कितना स्केल जो है मेजरमेंट बताएगा, वेइंग स्केल क्वेश्चन में आ सकता है, वेइंग स्केल। यहाँ पर पर्सन का, लेकिन जहां टेंशन इन द केबल पूछे तो टेंशन तो पूरे को लिए हुआ है, तो ये हम कर सकते हैं। यानी अगर मैं समरी करूं इसको, तो अगर ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तब मेरा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जोड़ दो, ऊपर जाएगी तो बढ़ेगी। ए एक्सीलरेशन से नीचे आएगा तो नीचे आएगी तो क्या होगी बेटा, घटेगी। ठीक है ना। अगर स्टेशनरी है यानी रेस्ट पर है तब क्या होगा, mg एम जी। अगर ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो लेकिन यूनिफॉर्म हो, तब कितना हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आर इज इक्वल टू एम जी ही होगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर फ्री फॉल होगा तब आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यही मैंने पढ़ाया इतना देर से, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे बेटा। टेंशन निकालने के लिए आएगा तो बस आर की जगह टी कर दोगे, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा सभी आदमी, बताइए दोबारा बता दो, क्या बोल रहे बेटा, बताइए। लिफ्ट वाला दोबारा बता दीजिए। लिफ्ट में मैं ये बता रहा हूं कि कभी एक तो क्वेश्चन इसका आता है, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लिफ्ट लिफ्ट जो है ना, अब लिफ्ट को कुछ ना कुछ केबल कोई रस्सी से तो लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा होगा जो सपोर्टिंग होगा, तो लिफ्ट के टेंशन पूछेगा ना कि ये लिफ्ट जो लटका हुआ जिस रस्सी से, उस रस्सी में कितना टेंशन, एक फोर्स है। किसी भी चीज को लटकाए रहोगे तो तना हुआ रहेगा ना, खींचा हुआ रहेगा। खींचा हुआ रहेगा तो उसमें क्या डेवलप होगा बेटा, टेंशन डेवलप होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसका टेंशन निकालना है तो आपको फॉर्मूला यही लगाना है, बस आर की जगह आप क्या रख दोगे, टी रख देना, बस बात खत्म। लेकिन यहाँ पे मास किसका रखना है, टेंशन निकालने के होगा तो लिफ्ट का मास रखना है। अगर लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन है तो दोनों का ऐड कर देना, लिफ्ट का भी और पर्सन का भी। क्लियर है बेटा। यस सर, यस सर। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बताओ तो जरा आंसर। आप लोग फटाफट बता सकते हो मुझे, दिख रहा है ना आप सभी आदमी को। मैन का मास 70 kg है। पहला क्वेश्चन दिया है ए नंबर, देखो क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना उसका अपरेंट वेट होगा बताओ, रीडिंग स्केल। 80। यूनिफॉर्म से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना होगा बेटा, R equals to mg 0। अरे भाई मेरे, हर का 4 क्वेश्चन दिए, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी के बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन ऑफ मास 70 kg स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल। एक मैन है जिसका मास 70 kg है, वो वेइंग स्केल पर है इन अ लिफ्ट। अगर इस, बट ये ऑप्शन नहीं दिया, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सभी क्वेश्चन है। तो आपको क्या दिया, पहला अपवर्ड वेलोसिटी से अगर ऊपर की तरफ जा रही है तब उसका वेट कितना होगा, सर 80। 80 कहां से हो जाएगा बेटा, सर mg होगा ना वेट, एमजी होगा ना भाई। अरे अभी क्या बताया है कि यूनिफॉर्म से जाएगा तो क्या रखोगे आप, उसका अपरेंट वेट कितना होगा बेटा, एम जी। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा, 70। जी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। तो कितना आंसर हो जाएगा, 700। उसी तरीके से बी नंबर में देखो, बी नंबर में क्या कर रहा है, डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ए से डाउनवर्ड हो रहा है। तो डाउनवर्ड आने का फॉर्मूला क्या है, सर mg एम इंटू g माइनस डाउनवर्ड आने का क्या है बेटा, m g माइनस जी माइनस ए। तो यहां पर आप क्या कर दो, एम इंटू जी माइनस ए। तो एम कितना हो जाएगा 70, जी का वैल्यू 10 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू 5, कितना हो जाएगा 350 न्यूटन। सी वाले में देख लो अपवर्ड जा रहा है, तब उसका वेट कितना होगा वेइंग स्केल पर, बताओ जरा। अपवर्ड जा रहा है तो क्या g लिखो, plus a g प्लस जी plus प्लस से हो जाएगा ना अपवर्ड जाने में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा बेटा 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 70 इंटू 15 ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1050। ठीक है, सी वाला आ गया। अच्छा चौथा का आंसर बताओ, डी वाले का, व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल
and it hurtled down freely under gravity? 0 0। 0 अभी क्या बता रहे हैं कि ग्रेविटी में फील करेगा तो उस पर्सन का वेट कितना मेजर होगा? सर 0। समझ में? अभी इसी में सभी एग्जांपल्स आ गए। यूनिफॉर्म या स्टेशनरी रहेगा तो mg, a से ऊपर जाएगा mg प्लस a, m इंटू जी प्लस ए, नीचे आएगा m इंटू जी माइनस ए, फ्री फॉल हो रहा है 0। कोई भी चीज अगर फ्री फॉल हो रहा है उसका वेट 0। डन, क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। यस सर। यस। चलिए अब यहाँ पर आ जाए कनेक्टेड मोशन। वैसे तो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बहुत कुछ है, बट इतना डिटेल बताने का आपको भी पता है समय नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स मैं बता देता हूं जिससे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कनेक्टेड मोशन दिया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए हो कि नहीं किए हो ये बताओ पहले मुझे। सर किया है। किए। तो यहाँ पर आपसे क्या, तो बड़ा सिंपल है। मैं एक सिंपल आपको कंक्लूजन बता रहा हूं कि आप उस सिंपल कंक्लूजन से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूं। कनेक्टेड मोशन में क्या होता है, अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है, खींचती कि नहीं खींचती? यस सर। कोई भी चीज लटका होगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, और अर्थ कितने से खींचेगी? mg। mg। हमेशा जितना वेट होता है ना उतना ही से अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अर्थ इसको खींचेगी, और अर्थ कितने से खींचेगी? इसको mg से। तो इसके मास को आप m1 मान लेते हैं, और इसके मास को मैं अभी m2 मान लेता हूं। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये जब कनेक्शन रहेगा तो इस थ्रेड में क्या डेवलप होगा? टेंशन। थ्रेड तो तना हुआ है, तो इधर भी टेंशन डेवलप होगा, और किधर डेवलप होगा? इधर भी टेंशन डेवलप होगा, दोनों तरफ साइड। यानी ये जो धागा है ना, ये जो रस्सी है, इसमें तनाव डेवलप होगा। अब देखो ये वाला ब्लॉक तो भारी है, हेवियर है, तो कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा बता सकते हो ये पुली में? सर m1 नीचे जाएगा, m2 नीचे जाएगा, यानी ये वाला मास क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा, m2 ऊपर और ये वाला मास क्या हो जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा। सिंपल ऊपर करो, जाएगा। ठीक है ना। तो इसको तो अर्थ खींचेगी, कितने से खींचेगी? m1g। इसको भी अर्थ खींचेगी ना, इसको कितने से खींचेगी? m2g। पहला काम तो इतना काम आपको कर देना है, जब भी कनेक्टेड मोशन होगा पहले इतना काम करना है। तो अब हम पहले वाले ब्लॉक को देखते हैं। m1 को देखिए, m1 किस तरफ मोशन हो रहा है? g की तरफ कि t की तरफ? g की जी की तरफ हो रहा है ना। m1 तो भारी है, तो m1 जिसकी तरफ मोशन हो रहा है उसमें से उसका उल्टा वाला को घटा दो। एकदम सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो ना। तो यहां पर किधर आ रहा है? इस तरफ मोशन हो रहा है, देखो यहाँ पे, यानी m1g की तरफ मोशन हो रहा है। उसके अपोजिट में क्या है? t है। तो आप पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख दोगे m1g की तरफ मोशन हो रहा है, और उसके अपोजिट में क्या है? mt, टेंशन है उसके दूसरी साइड, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? m1a। हमेशा बराबर में नेट फोर्स लिखना है, बराबर में m इंटू ए। m1 है तो m1 इंटू ए। समझ गए? पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखने आ गया, जिधर मोशन हो रहा है उसमें से उसके उल्टे वाले को घटा दो, सिंपल फंडा। अच्छा दूसरे वाले, पहले वाले के लिए हो गया काम। दूसरे वाला किसके तरफ जा रहा है? टी की तरफ जा रहा है कि जी की तरफ जा रहा है? टी की तरफ। टी की तरफ जा रहा है, ऊपर उठेगा ना, तो टी की तरफ जा रहा है बेटा। तो चलो दूसरे वाले के लिए फटाक से लिख दो, टी माइनस उसके लिए, उसके उल्टा क्या है? m2g है ना, बराबर क्या हो जाएगा बेटा? m2 है। m2 है। बात खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन अगर आपने लिख दिया ना, अब आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता क्वेश्चन बनाने से, लेकिन आपको इक्वेशन बनाने आ जाना चाहिए। इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, चाहे इधर मोशन हो रहा हो चाहे इधर मोशन हो रहा है। जिधर मोशन हो रहा है उसमें से उसका उल्टा वाला को घटाओ, और उस m इंटू ए लिख दो। अगर m1 है तो m1 इंटू ए। एम राइट साइड वाला में तो कोई झंझट ही नहीं है, राइट साइड वाले में तो मेरे को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है। अब सबकी वैल्यू रख दो बेटा। तो m1 की वैल्यू कितनी है बताओगे मेरे को? इस वाले इक्वेशन में बेटा 10 माइनस कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू ए। रख दिया वैल्यू बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? नो सर। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरे वाले के लिए देख लीजिए बेटा। इसमें t माइनस m2 कितना है बेटा? 8 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहला वाला मेरे को कह रहा है एक्सीलरेशन निकाल के बताओ, तो यहां से मैं ना t निकाल दूंगा, और इस t को इक्वेशन
इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो t बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले इक्वेशन में देखो, t माइनस 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 8a हो जाएगा ना, सभी आदमी बोलिए। तो t इज यस इक्वल टू सर। क्या हो जाएगा बेटा, 8a प्लस 80। अब इस t को आप यहां पे रख दो, सिंपल। दूसरे वाले इक्वेशन से t निकाल लो, उसको पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब ये कितना हो जाएगा, 120 माइनस t आएगा ना, वहां पे t रखना है, t का वैल्यू रख दो, कितना है बेटा, 8a प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12a। फॉर्मूला का कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला याद हो नहीं उसको कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला को उठा के बिक दो, फॉर्मूला चाहिए भी नहीं मेरे को। कोई भी कनेक्टेड मोशन के लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया गया है। अगर आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगा तो फॉर्मूला भी बदल जाएगा, इसलिए फॉर्मूला पे बनाने का नहीं, बनाने का ऐसे इक्वेशन लिख के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 8a माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 12a। तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, तो a वाले को एक साइड ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 120 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12a। कितना हो जाएगा बेटा, 8a। तो यहाँ कितना आ गया, 40 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 20a। 20 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना a आएगा, 40/2 कट जाएगा, a इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब a आ गया तो t भी मेरे को यहाँ पता था, देखो यहाँ पर t तो ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, t का एक्सप्रेशन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुका था। देखो t इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, t इज इक्वल टू क्या है, 8a है ना, तो 8a की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 2। तो क्या कर दोगे, 2 प्लस में क्या हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 80 इज इक्वल टू 96 न्यूटन। चूंकि टेंशन भी एक फोर्स है, इसलिए उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 12। अगर आए ना सिंपल फंडा, रिक्शा पुलर कोई बताओगे ना कि बेटा जिधर मोशन जा रहा है ना उसमें से उसका उल्टा वाला को घटा दो, बराबर एम ए लिख दो, तो दोनों ब्लॉक के लिए लिख दो। जिधर अगर ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, अगर ये भारी होता, मान लो ये वाला ब्लॉक अगर हेवियर होता, इधर के लिए लिख देते, किसी के लिए भी जिधर जा रहा है उसमें से उसका उल्टा वाला को घटाओ, डन। यू कैन, कर लोगे ना, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, इस टाइप का भी आ सकता है, इसमें भी वही काम करना है, कुछ करना ही नहीं इसमें। इसमें तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, आपसे दन दन क्वेश्चन होगा, धनाधन। और ट्रिक कैसे, इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ही एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोले, एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोले तो ट्रिक बता दो या कंसेप्ट बता दो, ये बताओ सर। ट्रिक बता दीजिए। ट्रिक बता दो। जब जब इसमें आएंगे ना, मेन क्लास करेंगे तो आई विल टीच यू कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ब्लॉक दिया रहेगा, चाहे सटा हुआ रहे आपस में, चाहे उसके बीच में कनेक्शन रहे, सबके लिए यही ट्रिक मार देना, काम हो जाएगा। जैसे कैसे दिया हुआ है यहाँ पर, आपसे पहले पूछ रहा फाइंड द एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या होता है, प्रीवियस क्लास में बताए थे, m इंटू ए होता है ना बेटा, m इंटू ए होता है ना। a इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, F बाई एम होगा ना, a इज इक्वल टू, यहाँ पर मास जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, ऐसा पूछ रहा है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लगाओ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बैक यार, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। F कितना है बताओगे जरा यहाँ पर, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। m कितना है, सभी m को जोड़ दो जितने भी हैं, 100 किलोग्राम। कितना हो गया, 100। F निकालने का तो, A निकालने का तो एक रामबाण इलाज मैंने बता दिया, 4 मास रहते थे, जितने भी मास रहेंगे सबको नीचे से डिवाइड करना है, समझ रहे बात की नहीं, जितने भी मास रहेंगे सबको उसके नीचे से डिवाइड करना है, आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब पूछ रहा है एक्सीलरेशन एट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, समझ रहे हो ना, ये तो फोर्स लग रहा है आपका, तो यहाँ पर टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना भाई, तो यहाँ का मान लो टेंशन T1 और यहाँ के टेंशन को मान लो T2, दोनों टेंशन अलग अलग रहेगा क्योंकि उनके बीच में मास अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ पर दोनों बराबर इसलिए था बेटा क्योंकि एक ही रस्सी था, वहां पे पूरे ब्लॉक से एक ही रस्सी था, यहाँ अलग अलग रस्सी हो गया ना,
इस वाले दोनों ब्लॉक के बीच में अलग रस्सी है, इस वाले दोनों ब्लॉक के बीच में अलग रस्सी। अब आपको T1 निकालना है, सिंपल है। तो जैसे T1 निकालना है तो T1 इज इक्वल टू, T1 के पीछे क्या को मास है, T1 के पीछे कितना मास है? 2। T1 किसको, कितने को खींच रहा है? 2। किसको 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 किसको? 50 and 30। तो क्या करो, 30 + 50 यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. उसके पीछे जितना भी मास रहेगा सबका सम और एक्सीलरेशन, ये उनके बीच का टेंशन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 80 इंटू 1। 80 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 80 न्यूटन। सिमिलरली T2 निकालना है। T2 के पीछे कितना मास है? 1 सर 1 1। कितना? सर 50 50। 50 है। क्या हो जाएगा? बात खत्म। सिंपल फंडा लगा दो। लेकिन दिक्कत ये हो गया कि अगर ये ऐसे दिया रहता, मान लो, आगे चलते हुए एक और चीज बताता हूँ। मान लो ऐसे दिया रहता, सपोज ऐसे करो, ये मान लो 20, ये मान लो 10, ये मान लो 30 और ये मान लो 120। ठीक है, जा रहा है, सभी मासेस दिए हुए हैं। तो अगर इसमें आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो क्या आंसर होगा आपका? सर 2 मीटर/सेकंड²। और कोई क्या आंसर? Yes. एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताइए। 2 मीटर/सेकंड। सिंपल मैं बता रहा हूँ ना, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आपको क्या कर देना है, F बाई टोटल मास। कैट मास है यहाँ पे 3 को, M1 M2 M3 मान लीजिए। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 120 और डिवाइडेड बाई सभी मास को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 इज इक्वल टू माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा बेटा? अच्छा, उधर ही सबको कंसिडर कर रहे हैं ना, फोर्स को माइनस नहीं लिए, मैग्नीट्यूड में मेरे को निकालना है यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे साइन नहीं रखना, ठीक है, मैग्नीट्यूड रखना है। अब यहाँ पर टेंशन, इसको मान लो T1 और इसको मान लो T2, तो यहाँ पर T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई बताएगा? तो 10 + 30। हाँ, जिधर मोशन हो रहा है ना उसके पीछे चेक करना है कितना है, इधर से मत चेक कर देना, समझ रहे हो कि नहीं? जिधर फोर्स लग रहा है, जिधर बॉडी किधर एक्सीलरेट हो रही है, इधर इसके पीछे T1 निकालना है। T1 के पीछे का मास, जितना भी मास है उसको देख लो। तो T1 निकालने के लिए आपको मास रखना है कितना, T1 के पीछे कितना है? 30 + 2 इंटू ए कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू 2 80 न्यूटन। बात खत्म करो, हटाओ। उसी तरीके से T2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 30 30 2 60 न्यूटन। डन कर लोगे ना? ऐसे ही कर। एक्सीलरेशन निकालने के लिए आएगा, सिंपली क्या कर देना, क्या करोगे उसको? F/m। F/m1। को प्लस। हाँ, जितने भी मास है, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 सर भी हो ये सकते जो T1 और T2 लेते हैं तो कैसे पता चलेगा कि T1 किसे लेना और T2 किसे हैं। ये लेना? नहीं दिया रहेगा तो आप अपने से मान सकते हो, किसी को भी T1 ओके। दिया रहेगा तो फिर आप अपने से मत मान लेना। क्वेश्चन में अगर फिगर में दिया है तब तो आपको वही लेना है जो फिगर में दिया है। हो सकता है फिगर में इसको T1 इसको T2 ले ले, तो फिगर में जो दिया रहेगा आपको वो ले। नहीं दिया है तो आप एनीवन, किसी को भी आप T1 मानो, किसी को भी T2 मानो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ठीक है सर। चलो। अच्छा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, चलो इसको तो मैं मिटा दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डन, क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। अब इस टाइप का भी रह सकता है क्वेश्चन, देख लो जरा। ऐसा भी देखे होगे शायद, किए होगे तो। इसके पीछे दूसरा, इसके पीछे तीसरा भी हो सकता है। ऐसे फोर्स दे रहे हैं, इसको मान लो M1, इसको मान लो M2, थैंक यू बेटा, इसको मान लो M3। ठीक है, अब ये फोर्स जो है, सॉरी, यहां पर फोर्स की जो वैल्यू दे रहा हो, मान लो 50 न्यूटन दे रहा हो, मैं मान रहा हूं ऐसे एग्जांपल। उसी टाइप से, उसी ट्रिक से ये भी मार देना है, सटा सटा वो भी आए तो वो जो ट्रिक बताया ना, वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई मार देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना, हाँ, यहाँ पर भी मत ट्रिक वो मार देना। कनेक्टेड मोशन जो है ना, ये लटका हुआ है, पता चला यहाँ पे भी एक्सीलरेशन दिया तो फोर्स भाई हम यहाँ पे जैसे बनाया बताया ना, इक्वेशन निकाल लोगे ना, यहाँ पे इक्वेशन
यस ये ऐसे यस ही, हाँ सब में मत एक ही चीज अप्लाई कर देना कि सर आप तो बोले थे ट्रिक। इस टाइप का रहेगा, चाहे इधर से मोशन रहे चाहे इधर से रहे, कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे सटा हुआ रहे। तो यहां पर जो मैं बात कर रहा था बेटा, अब मान लो ये जो है 5 kg है पहला वाला M1, ये जो है 10 kg है, और ये जो है 15 kg है, ठीक है ना। तो यहां पर भी अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो यहां पर भी वही मामला करना है, F बाई टोटल मास। तो एक्सेलरेशन यहां कितना होगा? भाई साहब एक्सेलरेशन कितना होगा भाई साहब? सो 50/3 मीटर पर सेकंड। कितना? सीधे बताओ ना, नॉर्मल फ्रैक्शन में ही बता दो मुझे, कोई दिक्कत नहीं। 5/3 1.66 है ना, 5/3, यस। तो यहाँ क्या लगा, फोर्स, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स बाई टोटल मास कर दो, बॉडी पर सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है वो, और जितने भी मास कनेक्टेड है मारो उससे डिवाइड। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा 50, और टोटल मास जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 30। इसको कट करो, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई साहब M1 और M2 के बीच में फोर्स निकालिए यहां पर। तो मान लो कि इनके बीच में फोर्स, आप T1 भी मान सकते हो, आप R1 भी मान सकते हो, मैंने R1 मान लिया, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो इनके बीच में फोर्स निकालोगे R1, तो जहां पर आपको निकालना है उसके पीछे कितना मास है बताओ? 2 M2 प्लस M3 इंटू A, सिंपल। जहां पर निकालना है उस मोशन वाले डायरेक्शन में देखना है, मोशन वाले डायरेक्शन में देखो कि उसके पीछे कितनी मास आ रही है। तो क्या कर देना है आपको, धन धन कितना पुट करना है 10 प्लस 15 धन इतनू क्या कर देना है 5/3, आंसर आ जाएगा। सपोज यहां पर आपको बोलता M2 M3 के बीच में फोर्स लगाओ, तो यहां पर कितना होता बताओ? मैंने यहाँ के फोर्स को मैंने R2 मान लिया, तो R2 कितना वन रहता है M3। M3 इंटू A, उसके पीछे बस M3 है। समझ गए? यस सर। किस क्लियर? यस सर यस सर। अरे वाह जियो मेरे शेर। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन दे दे, बना दोगे तंदे? यस सर बना यस सर यस सर। देख ले कितना सीखे हो। ओके यू आर वेरी एक्साइटेड, तो आई थिंक आप सीख चुके हो। चलो यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये हो गया मास M1 और यहाँ हो गया मास M2, और मास M1 की वैल्यू है 10 kg, मास M2 की वैल्यू है 25 kg। इस पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ 200 न्यूटन। तो आपको निकालना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है ना, एंड फोर्सेस बिटवीन द मासेस, क्योंकि यहाँ पे दो ही मास है, तो बी में निकालना है फोर्स बिटवीन द मासेस, मास के बीच का फोर्स। जरा बताओ तो आंसर। सर 47 बाय वो S मीटर। एक्सेलरेशन पहले बताइए मेरे को। सर एक्सेलरेशन अगर फ्रैक्शन में बताना है तो हाँ 40 फ्रैक्शन में निकाल दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फ्रैक्शन में बताओ कोई। 40.7 मीटर 40/7 अरे वाह सर, A 40/7 इज इक्वल टू, कोई कंसेप्ट ही नहीं है F/m। F कितना लगा रहे हो 200, M कितना हो जाएगा बेटा 35, 5 से कट होगा ना 40 और 7, तो एक्सेलरेशन 40। अब इन दोनों दोनों मास के बीच में फोर्स, ये बाद में अपना निकालते रहना पॉइंट वाइज। अब फोर्स बताओ कितना होगा, सॉरी दोनों मास के बीच में फोर्स बताओ कितना होगा, निकालो। तो फोर्स इज इक्वल टू, मान लो इनके बीच में फोर्स लग रहा है R, आप R मानो, R1 मानो, T मानो, जो मानना है मान लो, R मान लिया। तो R इज इक्वल टू क्या करोगे, उसके पीछे कितना मास है M2 इंटू A, तंद है उसके पीछे जो है उसको पकड़ो और यही लगा दो। तो M2 कितना है 25 इंटू 40/7 होगा कि नहीं, ये 25 है, तो कितना हो जाएगा 25 को करोगे तो 1000 ना, यस सर। यस सर न्यूटन। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा, तो अब डेट्स क्लियर कर लोगे ऐसा, सिंपल Yes, वाला भी sir. आएगा या पुली वाला भी आएगा या ऐसा वाला भी आएगा, यू कैन डू इट ना। यस सर। यस सर। यस सर। अब एक लास्ट बच रहा है टाइप्स, वो भी मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा फ्रिक्शन बता देता हूँ,
कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। इस टाइप का कर रहेगा, एक तरफ इंक्लाइंड है, चाहे वो देखो ऐसा भी फिगर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही फिगर है, ऐसा भी हो सकता है। तो यही चीज है ना, उल्टा है, समझ रहे हो ना, कंसेप्ट एक ही लगेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा भी फिगर आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस टाइप का आएगा तो क्या करना है, देखिए पहले वाला ये वाला जो ब्लॉक पढ़े हो ना बेटा, कुछ ऐसे ही करना है मुझे यहां पर, लेकिन यहां पर कोई इंक्लिनेशन नहीं था, यहां पर दोनों क्या थे, लटके हुए थे, तो दोनों पर mg लग रहा था, लगे कि नहीं, कोई भी चीज जब लटका हुआ रहता है तो उस पर mg लगता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है मेरा, यहां पर ठीक है, एक तो हैंगिंग है, ये वाला तो हैंगिंग है कि नहीं, तो इस पे mg लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? यस सर। लगेगा ना। लगेगा। इसके मास को मान लो, जैसे इसके मास को, ये वाला मास में m1 मान लेता हूँ, और ये वाला मास जो बेटा m2 मान लेता हूँ, तो यहाँ तो m2g लगेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कि डाउट है? नो सर। नहीं है, नो डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, टेंशन लगेगा, डेट टेंशन इज T, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगेगा टेंशन, ये एक ही थ्रेड है ना, पूरा एक ही थ्रेड है ये, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, टेंशन T लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी स्लोप होगा, यहां पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बनता है, बट आपको उतना ध्यान नहीं रखना है, आपको सिंपली मैं बता रहा हूं, यहां पर जो स्लोप होगा तो स्लोप की तरफ हमेशा लगता है mg साइन थीटा, हमेशा स्लोप की तरफ। बात समझ में आ गई ना? यस स्लोप अगर दिया यस रहेगा, सर। स्लोप पर हमेशा आपको लगाना है mg साइन थीटा, तो यहां पर चूंकि m1 है तो मैं क्या लिखूंगा, m1g साइन थीटा। बात समझ में आ रही है ना? यस अरे कि सर। नहीं आ रही? स्लोप अगर जहां दिया रहा है वहां आपको mg नहीं लेना है, आपको साइन थीटा लगाना, स्लोप ढलान की तरफ, बस इतना सर ही काम थीटा कर की देना। वैल्यू 30 हो जाएगी ना? हाँ, थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, 30 हो जाएगी। तो भारी कौन सा है, चूंकि इधर ब्लॉक जाएगा ना, इधर यस जाएगा, तो ये सर। वाला किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। यस सर। इस वाले ब्लॉक के लिए जरा लिखो इक्वेशन, मोशन किस तरफ हो रहा है, इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो ना, किधर मोशन हो रहा है, टी की तरफ की, mg साइन थीटा की तरफ। जी साइन थीटा की तरफ हो रहा है ना। अरे किधर जा रहा है बॉडी, फिसल जाएगा तो किधर जा यस रहा है, सर। इधर जा रहा होगा ना। नीचे। यस सर। हाँ, तो क्या लिख दोगे, m1g साइन थीटा माइनस टी, टी उसके अपोजिट में आ गया, बराबर क्या हो जाएगा, सर सर m1a। जी। m1a। लास्ट में तो हमको m1 लिखना ही है, राइट साइड का तो झंझट ही नहीं है भाई, राइट साइड का भी झंझट है क्या, राइट साइड में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया, पहले वाले ब्लॉक के लिए वैल्यू रख देना, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए बोलो क्या लगेगा बेटा, किधर मोशन जा रहा है, टेंशन माइनस टेन की m2g। तरफ जा रहा ना, तो क्या करोगे, टी की तरफ जा रहा ना, दूसरा वाला तो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो क्या कर दोगे, धन दे कर दो, टी माइनस क्या करोगे, M2G। m2g बराबर m2a। वैल्यू पुट कर देना। अब वैल्यू पुट करने के बाद इस टी सबका वैल्यू रखोगे ना, m1 की वैल्यू रखोगे, जी की वैल्यू रखोगे, टी का वैल्यू को लाकर यहां पर पुट कर देना, आपका ए आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे यहां यस पर सर। रखोगे ना, m1 कितना है बेटा 10, पहले वाले इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन देखो 10, जी कितना हो जाएगा 10, इंटू क्या करोगे साइन 30, साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, माइनस क्या हो जाएगा टी, बराबर क्या हो जाएगा 10a, पहला वाला आ गया। फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, सेकंड वाले में, सेकंड वाला क्या हो जाएगा टी माइनस कितना है 3 × 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a, तो टी इज इक्वल टू टी माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 3a, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a + 30। इस टी के वैल्यू को यहां रख दो, पहले वाले इक्वेशन में हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, तो यहां रख दोगे तो टी का खत्म हो जाएगा, फिर ए वाले को एक साइड लेके जाओगे, बन जाएगा। बना दो पूरा क्या, नो सर। यू कैन सॉल्व ना, आप कर सकते हो। इस टी के वैल्यू को बेटा यहाँ जो टी उठाओ और इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, तो कैसे हो जाएगा, ये कितना आया है, ये काट दो, 5 आ गया, तो कितना आ गया बेटा 50 माइनस टी रख दो, टी का वैल्यू कितना आया 3a + 30 इज इक्वल टू 10a, ठीक है, समझ रहे हो बेटा? यस यस ठीक है, सर। तो यहाँ पर कितना करोगे 10 माइनस 3a माइनस 30 इज इक्वल टू 10a। अब इस 3 को क्या करोगे, इधर लेके चले जाओगे, a को आ जाएगा, सॉरी ये 50 होगा, सॉरी सॉरी,
यहाँ पे 50 होगा ना। हुआ समझ में आया कि नहीं है कि एक बार और बताऊं? यस सर, आ गया समझ। यस सर सर एक बार आ गया। और बता दो। यही करना है कि आपको ढलान अगर जो दिया रहेगा, स्लोप दिया रहेगा, तो उस साइड आपको m1g sin थीटा ले लेना। ओके, क्लियर है? सर यस एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं, आपको दिक्कत है? चलिए, अच्छा एक बार और अभी क्लास के बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? आप रहिएगा बेटा, ठीक है ना? 2 मिनट में आपको फिर से बता देंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है बेटा, mg का कंपोनेंट करके भी दिखा देंगे लास्ट में। अब यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? सर फ्रिक्शन, सर, घर्षण। इस तरह का फोर्स। हाँ, फ्रिक्शन इज एन फोर्स दैट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन का मतलब जो एक दूसरे के रिलेटिव में चल रहा है। ये कभी मत कहिएगा कि फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, नहीं, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका। आपको ये बोलना है फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब बॉडी मूव करती है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट वाले मोशन को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है? फ्रिक्शन के दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक होते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। आप में से कोई बता सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? स्टैटिक वर्ड मतलब क्या होता है? सर सर जो point है, रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो जब कोई बॉडी है, ये मान लो कोई ब्लॉक है बेटा, अब ये ब्लॉक एम है, ये ब्लॉक क्या है? स्टेशनरी है, यानी रुका हुआ है। तो अब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक अभी मूव नहीं किया है, लेकिन फ्रिक्शन इज एक्टिंग, है ना? तो वो फ्रिक्शन जो बॉडी पे लग रहा है, लेकिन बॉडी पे कब लग रहा है? जब बॉडी डज नॉट मूव, यानी बॉडी अभी मूव नहीं किया है, बॉडी रेस्ट पर है, बट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइंग। आप किस, जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हो, है ना, या बड़ा सा बॉक्स है आपके घर में, बहुत बड़ा बॉक्स है, आप क्या कर रहे हो बेटा? उसको पुश कर रहे हो, तो बॉक्स मूव कर रहा है क्या? नो। नहीं, बहुत हेवियर बॉक्स है, तो आप अकेले तो उसको मूव करा नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? वो जो बॉक्स है आपका, वो मूव नहीं कर पा रहा। तो मूव नहीं कर पा रहा, तब जो फ्रिक्शन वो बॉक्स लगा रहा है, जो आपको रोक रहा है, फ्रिक्शन की वजह से रुक रहा है, बॉक्स आगे नहीं बढ़ रहा, दैट फ्रिक्शन इज नोन एज यस सर। स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि जब बॉडी रुका हुआ है, रुका हुआ है लेकिन उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये बात जान लीजिएगा, जब तक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। जैसे बॉक्स आपका ऐसे ही रखा हुआ है, आप धक्का नहीं दे रहे हो, अब कोई पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा था, आपका आंसर क्या होगा? 0। 0। अरे फ्रिक्शन तो तब एक्ट में आएगा ना, फ्रिक्शन कोई मोशन उसको कराना चाहेगा तब ना उसका अपोज करेगा वो। समझ रहे बात की नहीं? तब मत चेप देना फॉर्मूला, फॉर्मूला भी होता है फ्रिक्शन निकालने। सिंपल सी बात है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होगा तब फ्रिक्शन का कान खड़ा होता है कि अच्छा मेरे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है मूव कराने के लिए, हम नहीं मूव करेंगे, फ्रिक्शन एक्ट कर देता है। तो डेट ही मूवमेंट से पहले जो फ्रिक्शन लगता है बॉडी जब स्टेशनरी पोजीशन में, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, ये चालू आदमी है, बहुत बहुत चालू आदमी है, बहुत शातिर आदमी है। शातिर क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। हालांकि पूरा फ्रिक्शन तो शायद अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट आई विल थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं यहाँ पे। किस स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? ये चालू है। कैसा चालू है? ये सामने वाले के हिसाब से अपना पलटवार करता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे मान लो ये एक बॉक्स है बेटा, इसको मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स पे क्या कर रहे हो? 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लो फॉर एग्जांपल, या 100 नहीं लेते हैं, चलो 100 ही ले लेते हैं। तो फ्रिक्शन भी, अभी बॉडी रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा? कितना लगाएगा कि बॉडी रुका रहे? बताओ मेरे को। सर अपोजिट, इक्वल अपोजिट। अपोजिट इक्वल करेगा। तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा? फ्रिक्शन भी चालू आदमी है, वो देख रहा है सामने वाले को, तो सामने वाला 100 लगा रहे थे, हम कह के लिए ज्यादा लगा, 100 से अप्लाई कर देगा। अब तुमने क्या किया, तुमको तो ये ब्लॉक मूव कराना है, तुमने अपना मतलब ईगो पे ले लिया बात कि नहीं हम जब तक ये ब्लॉक को मूव कराएंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अब तुमने अपना फोर्स बढ़ा दिया बेटा, तुम क्या कर दिए? 150 कर दिए। तो फ्रिक्शन भी चालू है, ये क्या कर दिया? ये भी 150 कर देगा। अब तुम देखो भाई अभी भी मूव नहीं किया, तो अभी भी क्या कर दिया? 200। तुम क्या करे? फ्रिक्शन भी क्या कर दिया? 200। फ्रिक्शन क्या कर दिया बेटा? सामने वाले के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। स्टैटिक में ये काम होता है।
स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन सामने अप्लाई फोर्स के बराबर, जितना आप अप्लाई करोगे उतना ये लगा देगा रोकने के। कब तक? एक मैक्सिमम लिमिट उसका भी तो होगा ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बेटा बताओ। यस सर। इसकी भी एक मैक्सिमम लिमिट है, इस सरफेस की भी एक मैक्सिमम लिमिट है कि भाई इतना ही तक अपने आप को रोक सकता है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट मान लो कितनी है बेटा, 1000, 1000, यानी 1000 तक वो रोक सकता है। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना बेटा, मैक्सिमम लिमिट, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक का सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू, कि भाई इस यहीं तक ये अपने आप को रोक सकता है। यानी यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप 100 लगा रहे हो तो वो भी 100 कर रहे हैं, आप 200 करोगे तो फ्रिक्शन भी 200 होगा, आप 500 करोगे फ्रिक्शन भी 500 होगा, आप 900 करोगे फ्रिक्शन भी 900 होगा, आप 999 करोगे फ्रिक्शन भी 999 होगा, आप 1000 कर दिए फ्रिक्शन भी 1000 कर दिया। एंड दैट इज द लिमिट। इस लिमिट तक आप पहुंच गए। इसके बाद जैसे ही आप अपना वैल्यू बढ़ाए, बेचारा इससे ज्यादा रोक नहीं पाएगा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा, क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। जैसे ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक। जैसे ब्लॉक मूव करेगा तो मूव में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, काइनेटिक। ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इसीलिए कहा जाता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, सामने वाले के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। 10 तो चल भाई हम भी 10, 20 तो 20, 50 तो 50। कब तक, लिमिटिंग तक। लिमिटिंग तक वो अपने आप को एडजस्ट करते रहेगा। यानी स्टैटिक जो है, अगर स्टैटिक के बारे में बात करोगे बेटा, तो स्टैटिक 0 से लेके कहां तक हो सकता है, लिमिटिंग तक हो सकता है कि नहीं, लिमिटिंग तक हो सकता है। यस सर। जैसी लिमिटिंग से ज्यादा लग जाएगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा। अब मूव जब करेगा ना बेटा, क्वेश्चन में आ जाएगा सर। हाँ, तो मूव जब करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। काइनेटिक करती है तब क्या लगती है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है बेटा। एक फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग, अभी मैं बता रहा हूं, और उसके बाद होता है बेटा रोलिंग। ये भी बड़ा इजी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या हो रही है, स्लाइड करे, फिसल रही है, स्लाइड, चिक 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 स्लाइड, है कि नहीं। एक बॉक्स को तुम स्लाइड करो फ्लोर पे, क्या होगा, आवाज करेगी नहीं, तो वो क्या लग रहा है, स्लाइडिंग। लेकिन उसी बॉक्स में व्हील लगा दो, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग। कौन आसान है, रोल करना आसान है। एक और एग्जांपल, क्या बोल रहे बेटा, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल, जैसे ट्रैवल करते हो ना, ट्रैवल, तो आजकल सारे बैग में ट्रॉली में व्हील लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। यस सर। आप बैग खींचो तो प्लेटफॉर्म पे, सिंपल Yes, खींचो sir. तो बहुत टाइम लगेगा, इतना भारी हो जाएगा लगेज आपका, है ना, कि वो क्या आज भी होगा, आइए सर। आवाज भी आएगी, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, हीट भी ज्यादा होगा, बैग फट भी जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन वियर एंड टियर करता है। अब उसी में व्हील लग गया तो आप आसानी से लेके प्लेटफॉर्म पे दौड़ जाओगे। क्यों, क्योंकि जब व्हील लग गया तो वो आपका फ्रिक्शन रोलिंग में बदल गया। तो आपसे Yes, sir. कोई पूछेगा कि सबसे कम फ्रिक्शन कौन लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर रोलिंग। रोलिंग। अच्छा, रोलिंग के बाद स्लाइडिंग। स्लाइड, और सबसे ज्यादा लिमिट, है ना। सबसे कम रोलिंग, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे मिनिमम क्या लगेगा, सबसे ज्यादा लगेगा लिमिटिंग। स्टैटिक में बोले कोई, तो वैसे तो स्टैटिक आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो फिक्स नहीं, लेकिन कोई स्टैटिक वो बोल रहा है तो वो लिमिटिंग को ही कंसीडर करके बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग लगती है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, तो सबसे ज्यादा लिमिटिंग बोल दे या स्टैटिक बोल दे, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक को लिमिटिंग मानना है सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा आपका, स्लाइडिंग लिखा है या काइनेटिक भी लिखा है तो स्लाइडिंग ही मानिएगा। और सबसे कम क्या लगेगा बेटा, रोलिंग। रोलिंग। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर,
इसीलिए आसान है, किसी चीज को रोल कराना आसान है, क्योंकि फ्रिक्शन आपको क्या कर रहा है, आपके मोशन को अपोज कर रहा है, आपके रिलेटिव मोशन को। तो जब कम होगा तो कम अपोज करेगा ना, तो कम अपोज करेगा तो आपके लिए क्या होगा, उसको आसान होगा, इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन निकालने का एक तरीका है, लिमिटिंग करो या काइनेटिक करो। यहां पे मैं बोल रहा हूं, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन करो, ठीक है, या काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो, तो एफ इज इक्वल टू क्या लगाते हो आप, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस लिख लेता हूं, तो यहाँ पे क्या लगता है, म्यू एस इंटू एन, एन इज द नॉर्मल, एन क्या होता है बेटा, नॉर्मल। बात समझ में आ रही है ना, नॉर्मल Yes. निकालने का Yes, तरीका sir. अलग है, लेकिन फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। और काइनेटिक के लिए भी फॉर्मूला बस यही आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एन इज द नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर निकालना हो या स्टैटिक निकालना हो तो म्यू एस का मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल। अब नॉर्मल निकालने का मैं बताऊं, जैसे कोई ब्लॉक अगर सीधा रखा हुआ है, स्टेशनरी रखा हुआ है, तो ये एम मास है, तो ये कितने से रिएक्ट करेगा यहाँ पे नीचे, Sir, mg. एमजी, एमजी लगाएगा ना। Yes. तो यहाँ पर नॉर्मल यानी सरफेस जो रिएक्ट करता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं, तो यहाँ नॉर्मल कितने के बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल जब कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो यहां पर जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, एमजी के बराबर होगा। लेकिन कोई अगर इंक्लाइंड पे रखा हुआ है ना, कोई ऐसे रखा हुआ है मान लो ब्लॉक, अभी कोई एमजी का मेरे से पूछ भी रहा था, तो यहाँ पर अगर ठिट्टा रखा हुआ है, ठीक है ना, तो अगर ये ब्लॉक है एम, तो ये इधर जो लगेगा वो तो लग जाएगा बेटा एमजी साइन थीटा, अभी बताया हूं। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल, तो इधर जो सरफेस की तरफ लगेगा वो लगेगा एमजी कॉस थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल कितने के बराबर होगा, कोई बता सकता है, mg cos theta mg t. cos theta. समझ रहे हो ना, ठीक है, क्लियर है ना। Yes, sir. हाँ, तो फ्रिक्शन के बारे में और भी एक आध फॉर्मूला है, आई विल ट्राई के नेक्स्ट आपका शायद एग्जामिनेशन के बीच में क्लास होगा, तो आई विल ट्राई कि थोड़ा बहुत बता दूं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे डिस्कस कर लूं, सो डेट कि आपके 19 को जो पेपर होंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाए। आई नो कि द टाइम आर वेरी लेस, तो इस लेस टाइम में हमसे जितना बना उतना हम आपको सिखाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, हैव अ लवली इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.